द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मुंबई से आए हुए गज़ल गायक फराज खान साहब से, जो जिनके बारे में हम आपसे बातचीत करके आप तक ये बताएंगे कि वो उनका रुख इस तरफ कैसे मुड़ा, उन्होंने गज़ल गाना ही क्यों चूज़ किया, उसको गाने के लिए ही और कोई रास्ता क्यों नहीं, और कोई फील्ड क्यों नहीं चुनी। ये सब बातचीत करके उनसे और आप तक हम आपको पहुंचाएंगे। तो फराज खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? बताने से पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। ताल्लुक़ मेरा लखनऊ से है, मेरी पैदाइश लखनऊ की है जी। लेकिन मेरी पढ़ाई और जो संगीत की मौसीकी की तालीम है वो बॉम्बे में हुई, मुंबई में। अच्छा जी। तो आपके ख़ानदान में, आपके घर में कोई और भी इस लाइन में था क्या, या आपने ही शुरुआत करी इसकी? इस लाइन में तो नहीं, मेरे वालिद साहब राइटिंग और डायरेक्शन में थे। अच्छा। तो उनका जब काम चलता था तो VHS और LHS जो टेप चलते थे उस टाइम पे जी। वो घर आया करते थे, बजा करते थे, सुनते सुनते फिर धीरे धीरे उससे शौक कह लीजिए या फिर एक जुड़ना होता है जो जी। अच्छा संगीत, अच्छी मौसीकी जब छोटी उम्र से मिलती है जी। तो कहीं ना कहीं वो अपना कुछ तो दिल में उतरती है और फिर उसमें कुछ तो उसका कमाल होता है, आगे कमाल चल के। होता है। जी। तो आप ने एजुकेशन कहाँ तक, जिसे देखा जाए तो आपकी उम्र काफ़ी कम लग रही है, तो आपने एजुकेशन कहाँ तक की है अभी? एजुकेशन नाम के लिए मैंने BCom किया जी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक में जी। MA की तैयारी शुरू की। पहले बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स किया, फिर MA इन आर्ट्स किया म्यूज़िक के ज़रिए। अभी PhD के कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, वो भी म्यूज़िक में कर रहा हूँ। जी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको लेकर मैं आगे आना चाह रहा हूँ। अच्छा, मुंबई में कैसे आपको? मेरे वालिद साहब, जैसे कि मैंने बताया कि वो फिल्म लिखना और डायरेक्ट करने में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो वो मुंबई जब वो आए थे, मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई थी और मैं जब 3-4 साल के उम्र में मैं भी अपनी अम्मा के साथ शिफ्ट हो गया बॉम्बे। शिफ्ट हो गए आप लोग? जी। तो मतलब आपने और दूसरी फील्ड क्यों नहीं चुनी? फिल्म लाइन में तो काफ़ी है, डायरेक्शन की भी है, डायरेक्टर भी बन सकते थे आप माशाल्लाह हीरो भी बन सकते थे, आप एक्टिंग भी कर सकते थे, तो ये फील्ड है आपने क्यों नहीं? आपने गाने की गायकी ही क्यों नहीं, वो भी गज़ल? एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है। अच्छा। लेकिन जब दिल लगा तो वो मौसीकी में ही लगा, बाकी चीज़ों में उतना दिल नहीं लगा। कर लेता हूँ, आज भी करता हूँ, अपनी फिल्में बनाता हूँ खुद की। जी। और कुछ एक्टिंग भी करता हूँ। अच्छा। खुद के प्रोजेक्ट्स में। लेकिन जो मेरा वो तो हॉबी मान लीजिए उन चीज़ों को, लेकिन जो मेरा काम है, जो मेरा पेशा है, जो दिल करता है वो मौसीकी में करता है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने अगर एक्टिंग की है तो फिल्मों में की है या सीरियल्स में की है, TV सीरियल में की है, तो कुछ इसके नाम वगैरह आप? तीनों चारों जगह की है जी। बचपन में सबसे पहले मेरा एक आया था, कफ सिरप का ऐड आया था जब मैं कफनील कफ सिरप उसका नाम था। अच्छा। फिर DD के लिए सीरियल किए हमने, चमत्कारी कंचा नाम का। जी। उसमें कंचा है जो बात करता है, भविष्य बताता है। जी। फिर फिल्म आई रोड टू संगम, जिसको 22 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। जी। और अब तक के मेरे किए काम में सबसे ज़्यादा जाना माना उसमें एक्टिंग मैंने की वो है। फिर कुछ रीजनल फिल्मों में मैंने काम किया डायरेक्शन में। अच्छा। और कुछ सीरियल्स में भी डायरेक्शन के लिए मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर गया। जी। लेकिन जो काम मैंने खुद का किया है उसमें मैंने फिल्में बनाई है, शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है ड्यूज ऑफ डायमंड्स। वो भी एक म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म है, पानी की किल्लत पे। जी। फिर द म्यूजिक मेकिंग नाम की एक फिल्म है जो अपने आप में पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में पहली ऐसी फिल्म है जो इंफोटेनमेंट डॉक्यूमेंट्री है, इंटरटेनमेंट के साथ डॉक्यूमेंट्री की गई फिल्म। अच्छा। तो वो एक फिल्म है जो अभी 3 महीने पहले रिलीज हुई, YouTube पर है, द म्यूजिक मेकिंग। फिर एक गाना है आओ दुनिया को सिखाएं, कश्मीर में उसको शूट किया, डायरेक्शन एक्टिंग सब हमने किया। एक्टिंग की, डायरेक्शन भी आपने किया और एक्टिंग भी आपने की? सब कुछ उसमें, सब कुछ अपनी चीज़ों पे हम खुद ही काम करते हैं। अच्छा। तो आप किसी से और भी, जैसे गज़ल गाते हैं आप, तो गज़लें किसकी ज़्यादा गज़लें गाना पसंद करते हैं, किसके आपको किससे इम्प्रेस होकर आप इस तरफ आए? गज़ल पढ़कर इम्प्रेस हुआ मैं। पढ़कर? हाँ, सबसे पहले मेरे हाथ मिर्ज़ा गालिब साहब की किताब लगी थी। मिर्ज़ा गालिब साहब और उनकी गज़ल थी एक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। अच्छा। उसको मैंने जब सुना
कई जगह अलग अलग लोगों के तरीके से अलग अलग तरीक़ों से सुना जी। थोड़ा मैंने भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन फिर मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। अच्छा। उस गज़ल को। लेकिन जब गज़लें आती गईं और कोशिश करते रहे कि कुछ बना के देखते हैं, तो बनते बनते इसमें और समझ आती गई जी। और एक जो होता है उसका सार होता है, सौर होता है, वो धीरे धीरे उतरता गया। और किस तरह गज़ल को किस तरह मौसीकी देनी चाहिए और किस रंग से उसको किस ढंग से करना चाहिए, वो धीरे धीरे मेरे समझ आने लगा। तो वो आपने किसी को उस्ताद भी होंगे कोई आपके जिन्होंने आपको सिखाई होगी गज़ल? बिल्कुल, मुझे रास्ता कई लोगों ने दिखाया है जी। और मेरे आगरा घराने में इकबाल आलम साहब हैं जी। और पंडित शिव रजौरिया जी हैं जी। फिर भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं। तो इन सभी से तालीम लेना हुआ है मेरा, सभी से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। मतलब कई लोगों को आपने उस्ताद बनाया और फिर उसके बाद गज़ल की फील्ड में आप कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं। तो ये आपको जब गज़ल गाने आप गाते हैं, बुलाते हैं, उसमें आप कौन कौन से शहरों में गज़लें गा चुके हैं अभी तक? दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ और नॉर्थ इंडिया के तो कई शहरों में गा चुका हूँ। अच्छा। साउथ में अब तक जाना नहीं हुआ क्योंकि वहाँ तो गज़लों का भी जाना नहीं होता है। जी। लाजमी है, अभी उम्र आपकी कम है, अभी तो काफ़ी समय आपके पास वक्त है, तो आपका भी बाहर जाना भी नहीं हुआ होगा, इंडिया से बाहर भी आप अभी? इसके कॉन्सर्ट के सिलसिले में तो अभी मैं नहीं गया अभी इस सिलसिले में। जी। तो जैसे आपने गज़ल गाई तो आपको सपोर्ट मिला परिवार का आपको? हाँ, शुरुआत में तो हर घर वाले डरते हैं कि क्या होगा। अच्छा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब सब देखने लगे कि काम मैं तो ठीक ठाक कर ले रहा हूँ तो सपोर्ट मिला। मतलब आपकी आवाज़ अच्छी, गायकी अच्छी है, तो फिर सबने आपको सपोर्ट भी किया, आगे बढ़ने के लिए प्रमोट किया आपको। जी जी। तो और आपको गज़ल गायकों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा गज़ल गायक कौन है? मुश्किल सवाल है जी, लेकिन पसंद करना तो खैर मैंने सीखा है और सबसे ज़्यादा जिनसे सीखा है वो है मेहदी हसन खान साहब और जगजीत सिंह जी। इन दोनों से काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। अच्छा। इनके अंदाज से। तो आपने जो गज़लें पढ़ी हैं तो सिर्फ गालिब साहब की पढ़ी हैं कि और भी? लगभग हर कॉन्टेम्प्ररी और उस्ताद शायरों को पढ़ने की कोशिश की है जी। जो भी सामने आते हैं, मेरे घर में लाइब्रेरी सी है जी, उसमें अलग अलग रिसाले हैं, दीवान हैं, जो राइटर आज के कॉन्टेम्प्ररी हैं, आज के लिखते हैं, उनकी भी किताबें हैं और लेजेंड की भी हैं। आज में जैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, मुस्तसम साहब हैं, फिर हृदेश मयंक जी हैं जी। एक दुबे जी रहे हैं जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है। फिर भोपाल के शायर हैं हमारे सरवर साहब हैं। अच्छा। और जहाँ भी हम रुके हैं, नुसरत मेहदी साहब की भी कुछ मुझे मिले। यहाँ पर हम आए थे, इनका नाम, जहाँ हम इनके यहाँ रुके हैं, नाम भूल रहा हूँ। इनकी कई सारी किताबें मुझे इनके शाह साहबजादे ने दी हैं। बद्रवासी साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, इन्होंने किताबें दी हैं मुझे साहब ने जी, नाम भूल रहा हूँ। तो पढ़ना सबको होता है जी, जो हाथ लगे। हर कोई अपने अंदाज में लिखता है और फिर उसको संगीत देना, म्यूज़िक में ढालना उतना थोड़ा चैलेंजिंग होता है और मज़ा भी आता है। तो आप अपने अंदाज में गाते हैं या फिर किसी को कॉपी करते हैं आप? कॉपी नहीं करते। अपने अंदाज में गाते हैं। अपनी ही कुछ धुनें हैं जी, कभी कभी ज़रूरत लगती है तो अपनी एक धुन को 2 गज़ल पे लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन किसी को कॉपी नहीं करते। अच्छा जी। अभी और आगे क्या करने का इरादा है आपका? आगे गज़ल को लेकर देखें कहाँ तक जा पाते हैं। गज़ल और मैं तो पूरी क्लासिकल म्यूज़िक को चाह रहा हूँ कि जो स्पेस उसको मिलना चाहिए जी, जो एक्सपोजर मिलना चाहिए और जो उसकी अहमियत है जी, सिर्फ स्टेज या दरबारों तक नहीं। क्लासिकल म्यूज़िक एक साइंस है अपने आप में जी, जिसको हर फील्ड में अगर अप्लाई किया जाए तो कुछ ना कुछ उसका काम निकलता है। मेडिकल हुआ, ज़ूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ जी, और साइकोलॉजी हुआ जी, इवन पॉलिटिक्स। इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए, समझ के किया जाए हर जगह, तो कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकलता है। आपने गाने के अलावा लिखने की कोशिश नहीं की कभी? मैंने जो गीत लिखा है और दुनिया को सिखाया, जो मैंने अपने चैनल पे डाला है जी, तो वो मैंने ही लिखा है। तो उसको आप सुनाएंगे पब्लिक को? मैं उसका एक हमारे सुनना चाहेंगे। मैं उसका मुखड़ा आपको सुनाता हूँ जी। आओ दुनिया को सिखाएं हम ऐसा कलाम हो, आओ दुनिया को
सिखाए हम ऐसा कलाम, कोई कहे नमस्ते तुमको, कोई कहे नमस्ते तुमको, फिर तुम कहो वालेकुम अस्सलाम। आओ दुनिया को सिखाए हम ऐसा कलाम। सिखाए हम ऐसा कलाम, ओ आओ दुनिया को सिखाए हम ऐसा कलाम। कोई कहे नमस्ते तुमको, कोई कहे नमस्ते तुमको, फिर तुम कहो वालेकुम अस्सलाम। आओ दुनिया को सिखाए हम ऐसा कलाम। दोनों में सबक है एक सा, दोनों में सबक है एक सा, फिर किसने भेद ये किया है। बहुत अच्छे, मतलब सोच बहुत अच्छी है आपकी कि एक लेकर आज के दौर में इतनी अच्छी सोच लेकर चलना और एक संदेश देना लोगों को कि हमको आपस में मिलजुल कर रहना है। यही तो काम है संगीत का, लेकिन कोई करता नहीं है, वो बात अलग है जी। और मैं चाहता हूँ कि लोग करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी और हम चाहेंगे कि आप आगे काफी आगे तक जाएं। बिल्कुल। और आपकी मौसीकी काफी रंग लाए और लोगों के कानों में एक नया अच्छा रस घोले और लोग आपको सुनने के लिए बेताब रहें। ये हमारी दुआएं हैं आपके लिए। और आप आजकल जो नए लोग आ रहे हैं और गजल को गाना चाहते हैं जैसे आपने गाया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गजल को गाने के लिए गजल का कुछ अंदाज नहीं है जी। गजल को तो रॉक म्यूजिक में भी गा सकते हैं, ब्लूज में भी गा सकते हैं जी। ये दुनिया की कोई भी संगीत की विधा है जी, कोई भी जॉनर है, सब में गा सकते हैं। खाली गजल के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर सही तरीके से आप उसका मूड बता पाए किसी भी संगीत में तो आप वो कर सकते हैं। गज़ल गाने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप गज़ल के इतनों को सुने और स्टेज पर वो जो एक म्यारा सेटअप होता है, हारमोनियम तबला है, लोग अगर आप हारमोनियम तबले पे अगर कुछ और भी गा दे तो लोगों को अब ये लगता है कि वो गज़ल है जी। तो गज़ल को लेके बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में, समझते हैं कि गज़ल कुछ गाने की ही चीज़ है, ये नहीं जानते कि उसे लिखा जाता है और गाने से खाली उसका ताल्लुक गाना म्यूजिक देने से, संगीत देने से। हाँ, वैसे कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि गजल गाई है हाँ। लेकिन वैसे गजल तो पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है और पढ़ने के साथ साथ अब गाना भी में भी आ गए हैं कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब लोगों के कानों तक पहुंच रही है और गजल भी एक मैसेज देती है। बिल्कुल, है ना, मैसेज देती है और वो मैसेज जिस भी वे में लोग समझ लें, चाहे गा के और चाहे पढ़कर। तो आपने गाने का रास्ता चुना है और ये बहुत अच्छा है और आपने लोगों को संदेश दिया है और मैं आगे फिर मिलूंगी हमारे दर्शकों से। और अब हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने कम वक्त के होते हुए भी आपने हमको वक्त दिया, आप इतनी दूर से हमारे शहर में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। दिल ही दुखाए
मैं फराज साहब से पूछना चाहती हूँ कि झीलों की नगरी भोपाल कहा जाता है और भोपाल बहुत खूबसूरत है और इतने आपको भी मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा भोपाल, है ना? और आप भी माशाल्लाह खूबसूरत हैं और ये भोपाल का बहुत अच्छा कल्चर है कि लोग एक दूसरे से बहुत गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से रहते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो आप इस मोहब्बत भरे शहर में आए हैं, तो आपको आप किस प्रोग्राम में आए और किसने आपको यहाँ पर दावत दी? मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस शहर में आया और मेरा प्रोग्राम है, गज़लों का प्रोग्राम है और भोपाल के कुछ मशहूर शायर हैं जिनकी गज़लें मैं गाने वाला हूँ। और ये कार्यक्रम हम सब एजुकेशनल ट्रस्ट के ग्रुप के तरफ से, समीन साहब और उनके ग्रुप की तरफ से है जी। और उम्मीद करते हैं कि भोपाल के लोगों को पसंद आएगा और ख़ास तौर पे जो गज़लें भोपाल के शायरों की हैं वो भोपाल के आम लोगों तक पहुँचेंगी। बिल्कुल, जब आप जैसे लोग गाएंगे और गायकी कोशिश रहेगी तो लोगों को पसंद आएगी, कोशिश रहेगी। इसके लिए हमारे आप बहुत बहुत दुआएं भी हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं हम आप। आज